जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर 36 करोड़ वर्ष से 30 करोड़ वर्ष पूर्व के समय को नाम दिया गया है कार्बोनिफेरस पीरियड। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि आज हम जो ज्यादातर कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी काल में बना था। कार्बोनिफेरस पीरियड धरती के इतिहास में एक बेहद खास पीरियड है क्योंकि इस काल में धरती पर बड़े बड़े बदलाव हुए थे। इसी काल में सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बनना शुरू हुआ था। जमीन पर कीट पतंगों का एक छत्र राज हो गया था और इसी काल में आज के सभी रीढ़ वाले जीवों के पूर्वज पहली बार पानी से निकलकर धरती पर आए थे। तो चलिए जानते हैं धरती के इतिहास के इस इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पीरियड को। यह पीरियड शुरू होता है धरती की दूसरी महाविनाश के बाद से, जिसे हम लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं। इस महाविनाश में जो 37 से 36 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, धरती के कुल 70 से 80% जीवों की प्रजातियां समाप्त हो गई थी। लेकिन जैसे पहले भी देखा गया है कि ऐसी महाविनाश के बाद भी धरती से जीवन खत्म नहीं हुई, बल्कि जीवों ने खुद को नए परिस्थितियों के मुताबिक ढाल लिया और दोबारा धरती पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। यही हुआ था कार्बोनिफेरस काल में भी। डेवोनियन काल के आखिर में हुए महाविनाश की भरपाई जीवों ने दोबारा कर ली और एक बार फिर से जमीन और समुद्र दोनों ही जगह फैल गए। रोडिनिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट जो आज से करीब 75 वर्ष पहले टूटना शुरू हुआ था और कई टुकड़ों में टूट गया था, कार्बोनिफेरस काल में दोबारा जुड़ना शुरू हो गया, जो आगे चलकर एक नया पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट बनाया। यह सुपर कॉन्टिनेंट इतना विशाल था कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक फैले हुए था। जब ये कॉन्टिनेंट्स पास आ रहे थे, इनके बीच पानी के बड़े बड़े समुद्र ट्रैप्स हो गए, जिससे पैंजिया का एक विशाल इलाका मार्सी एरिया यानी ऐसा एरिया जहां हमेशा पानी भरा रहता है में बदल गया। उस समय धरती पर जीवन अलग तरह की थी। करीब 47 करोड़ वर्ष पहले पहली बार पौधे पानी से निकलकर जमीन पे उगना शुरू किया था। शुरुआती पौधे बहुत सिंपल थे, वो कुछ सेंटीमीटर लंबे ही होते थे और जड़, तना और पत्तों का विकास अभी हो ही रहा था। पानी पौधों के लिए जरूरी होता है। पानी में उगने वाले पौधों के लिए पानी की आपूर्ति कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जमीन पर उगने वाले पौधों के लिए एक बड़ी समस्या थी कि पानी की आपूर्ति कैसे की जाए। इसीलिए शुरुआती पौधे पानी के आसपास ही उग पाते थे, लेकिन धीरे धीरे पौधों ने जड़ विकसित कर लिया, जो न सिर्फ उन्हें मिट्टी से बांधे रखने में मदद किया, बल्कि जमीन से सोखकर पानी की आपूर्ति भी पूरा करने लगा। पानी को शरीर में बचाए रखने के लिए भी पौधों में कई बदलाव हुए, जैसे क्यूटिकल, स्टोमाटा आदि, जिसका परिणाम यह हुआ कि पौधे जमीन पर पानी से बहुत दूर भी उगने में सक्षम हो गए। इन पौधों के उगने, बड़े होने और मरकर मिट्टी में मिलने से मिट्टी में बदलाव होने लगा, जिससे धीरे धीरे और भी एडवांस पौधे के पनपने का रास्ता खुल गया और करीब 40 से 38 करोड़ वर्ष पहले जमीन पर बड़े बड़े जंगल उग गए। लेट डेवोनियन महाविनाश में मुख्य रूप से समुद्री जीवों का नुकसान हुआ था, लेकिन जमीन पर भी पौधों की कई स्पीसीज समाप्त हो गई। शुरुआत में पर कोई भी एनिमल नहीं हुआ करता था। जीवन की उत्पत्ति पानी में ही हुई थी और पानी में ही खूब फला फूला भी था, लेकिन जमीन उस समय बिल्कुल बंजर हुआ करती थी। डेवोनियन काल यानी कार्बोनिफेरस काल से पहले का काल को एज ऑफ फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त पानी में जीवन काफी फल फूल रहा था और इस पानी में मछलियों का ही राज हुआ करता था। ढेर सारे अनेक तरह की मछलियों की उत्पत्ति हुई थी, जैसे आर्मर्ड फिश, रे फिन फिश, लॉब्ड फिन फिश आदि। इस समय शार्क मछलियों की भी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन डेवोनियन महाविनाश में मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गई और अब हमें इनके सिर्फ जीवाश्म मिलते हैं। जमीन पर पौधों के उगने में सफल होने से एनिमल्स को भी बहुत फायदा हुआ। कीट पतंगों की नई प्रजातियां पानी से निकलकर जमीन पर उगने लगी, क्योंकि अब जमीन पर भी पौधों के रूप में भोजन उपलब्ध था। इस तरह जमीन पर पहली बार एनिमल्स कीट पतंगों के रूप में डेवलप हुई। हालांकि इन कीट पतंगों को भी जमीन पे रहने के लिए स्वयं में कई बदलाव करने पड़े। पानी का शरीर में संरक्षित रखना इनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। इस समस्या का समाधान के लिए कीटों ने अपने शरीर को एक सख्त बाहरी आवरण में ढक लिया, जिससे न सिर्फ पानी शरीर में संरक्षित रह सकता था, बल्कि कीटों को शिकार
कार्यों से भी सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी था। और दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव था इनमें नया श्वसन तंत्र का डेवलप होना। पानी में तो ऑक्सीजन घुला हुआ मिल जाता था और इनके पूर्वज अपने गिल से उसे अवशोषित कर लेते थे, लेकिन जमीन पर ऑक्सीजन गैस की अवस्था में मिलती है और उसे उपयोग करना एक चुनौती थी। इसीलिए कीटों ने श्वास लेने के लिए एक नया श्वसन तंत्र, जिसे ट्रैकियल सिस्टम भी कहते हैं, विकसित कर लिया। इन बदलावों के दम पर कीटों ने भी जमीन पर जिंदा रहना सीख लिया। लेकिन कीटों के लिए एक बड़ी समस्या थी लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इनका शरीर काफी छोटा होता था और चलकर जाना यानी एक लंबा वक्त जाया करना। कुछ कीटों ने इस समस्या का भी समाधान निकाला जो नायाब था, और उन्होंने पंख विकसित कर लिए और पहली बार धरती पर जीवों ने उड़ान भरना शुरू किया। अब इनके लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों, जंगलों और जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह जाना या वापस पानी के स्रोत पे आना कोई समस्या नहीं थी। कार्बोनिफेरस काल एज ऑफ इंसेक्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त जमीन पर रीढ़ वाली कोई भी प्राणी नहीं आ पाया था और कीट पतंगों का ही बोलबाला था। कुछ कीट पतंग तो इतने विशाल हो गए थे कि उनके जीवाश्म देखकर हैरानी होती है। वह यह था कि कार्बोनिफेरस काल में धरती पर बड़े बड़े जंगल उग गए थे। ये जंगल ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले तो लेते थे, लेकिन इनके मरने के बाद ये कार्बन वापस हवा में नहीं जा पाती थी, क्योंकि उस वक्त ऐसे बैक्टीरिया और फंगी जो लकड़ी को खाते हैं मौजूद ही नहीं थे, और थे भी तो बहुत कम मात्रा में, जिससे अधिकांश पेड़ जमीन पर गिरने के बाद धीरे धीरे दफन हो गए, जो बाद में अत्यधिक दबाव और तापमान के वजह से कोयले में बदल गए। उस समय के इन विशाल जंगलों द्वारा ढेर सारा ऑक्सीजन पैदा किया जाता था, जिससे हवा के कंपोजिशन में बदलाव हो गया। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा हवा में लगभग 35% हो गई थी, और ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर भी पाया गया है कि जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो जीवों के शरीर का आकार भी बड़ा हो जाता है। तो किसी रीढ़ वाले शिकारी का न होना और हवा में इतना सारे ऑक्सीजन ने विशाल कीटों को जन्म दिया। इनमें सबसे बड़ा था आज के कुछ ही सेंटीमीटर लंबे मिलीपीड के रिश्तेदार आर्थ्रोप्लेरा। आर्थ्रोप्लेरा की लंबाई करीब 9 फुट और चौड़ाई करीब 1 फुट तक होती थी। ये जमीन पर सड़े गले पौधों को खाकर अपना गुजारा करती थी। ऐसे ही तितलियों के एक रिश्तेदार था मेगानेरा। इसके पंख की फैलाव 70 सेमी तक हुआ करती थी। इसका आकार आज के किसी चील पक्षी जितना बड़ा हुआ करता था। इस समय ऐसे मकड़ी भी मिलते थे जिनकी लंबाई करीब 70 सेमी होती थी। वही कॉकरोच भी 30 सेमी यानी लगभग 12 इंच तक लंबे हो जाते थे। इस तरह उस समय की धरती बड़े बड़े कीट पतंगों का घर था, लेकिन अभी टर्माइट और चींटी जैसे कीटों का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन इसी काल में ऐसे मछलियों की भी उत्पत्ति हुई जिनके फिन्स मांसल्स थे, यानी जिनकी मदद से ये जमीन पर थोड़ा इधर उधर जा सकते थे। वैसे भी कहते हैं जहाँ शिकार होता है वहाँ शिकारी भी पीछे पीछे चला ही आता है। जब इतने सारे कीट पतंग जमीन पर थे तो ये कीट पतंग खाने वाली मछलियों को जरूर ही अपनी तरफ आकर्षित किया होगा, और इस तरह कार्बोनिफेरस काल में पहली बार कोई रीढ़ वाला प्राणी पानी से बाहर निकलकर जमीन पर अपना बसेरा बनाया। ये अभी पानी पर बहुत आश्रित थे, इसीलिए ये पानी के आसपास ही रहते थे। इन खास मछलियों को हम एम्फीबियंस कहते हैं, जिसका मतलब होता है पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले। ये एम्फीबियंस आज के तमाम जमीन पर रहने वाला वर्टेब्रेट्स यानी ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है के पूर्वज थे। एम्फीबियंस के जमीन पर आने के बाद हालात बदलने लगे। अब कीटों का दबदबा घटने लगा और जमीन पर अगला प्रभुत्व एम्फीबियंस का हो गया। इस समय बड़े बड़े और विविध प्रकार के एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई। इन्हीं एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई, जो बाद में चलकर डायनासोर को जन्म दिया, और इन्हीं एम्फीबियंस से ऐसे रेप्टाइल्स भी आए जिनसे बाद में स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई, जिनसे आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति हुई। आज से करीब 30 करोड़ वर्ष पूर्व ये काल समाप्त हो गया। विशाल मात्रा में जंगलों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की गर्मी को अवशोषित कर धरती को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने से धरती ठंडी होने लगी और धरती के एक
बड़े हिस्से पर पानी ग्लेशियर्स में बदल गए। समुद्र में पानी की सतह नीचे चली गई। वही कॉन्टिनेंट्स और भी पास आ गए, जिससे धरती पर विंड पैटर्न और क्लाइमेट बदल गए। इस बदलाव को जो जीव बर्दाश्त नहीं कर पाए या उनके मुताबिक नहीं ढल पाए, वो गायब हो गए। मौसम पहले के मुकाबले काफी ठंडा और सूखा होने के कारण पेड़ों के विशाल जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह नए तरह के वेजिटेशन उगने लगे और विशाल कीट पतंगे गायब होने लगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये काल धरती के इतिहास में बड़े ही क्रांतिकारी साबित हुए। इस काल में जहाँ कीट पतंगों ने एक नया युग देखा, तो पहली बार एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पानी से निकलकर जमीन पर आए। इस काल में बड़े बड़े जंगल बने, जिनसे बाद में चलकर कोयला बना, जो आज भी इंसानी सभ्यता को ताकत दे रही है। इस काल में मछलियों के कई विविध प्रकार की प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। नए कोरल्स उगे और शार्क्स ने समुद्र में अपना दबदबा स्थापित कर लिया। इस तरह कार्बोनिफेरस काल बड़े बड़े बदलावों वाला काल साबित हुआ। आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।